उन दिनों में आनंदीबेन ही डिजर्व करती थी। आनंदीबेन पटेल को राजनीति में शंकर सिंह वाघेला लेकर आए। आनंदीबेन खच गई और वहीं से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ, वो बीजेपी में एक्टिव हो गई। आनंदीबेन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आप गुजरात के किसी भी अफसर को पूछोगे, किसी भी पॉलिटिशियन को पूछोगे, कांग्रेस बीजेपी सबको। 2014 के नतीजे आए तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? अब हर किसी के दिल दिमाग में सवाल है कि आनंदीबेन क्यों, लेकिन सच्चाई ये है कि उन दिनों में आनंदीबेन ही डिजर्व करती थी। वो उसके लिए कि सिर्फ कम्युनिटी के हिसाब से नहीं कि पाटीदार ज्यादा थे, उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि वो तो नरेंद्र भाई भी तो थे, उनके ज्यादा वोट नहीं थे, फिर भी वो सीएम थे। लेकिन आनंदीबेन को उसके कारण कि जब बीजेपी में महिलाएं नहीं आती थी, क्योंकि बीजेपी की ट्रेडिशनल वोट बैंक जो थी वो सवर्ण थी, मिडिल क्लास था। उस जमाने में आनंदीबेन पटेल शिक्षिका हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 80s के दशक के मिडल की, जब बीजेपी अपनी नींव रख रही थी, जड़ें जमा रही थी। आनंदीबेन पटेल के हस्बैंड जो थे मुफत भाई पटेल, वो बीजेपी से जुड़े थे, जिला पंचायत के सदस्य भी थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, वो एजुकेशनलिस्ट थे। उनके साथ आनंदीबेन पटेल जब वो घर जाते थे तो उनके साथ स्कूटर पर बैठकर घर जाती थी, लेकिन जब लेट हो जाती थी तो आनंदीबेन खानपुर कार्यालय जाती थी उनका इंतजार करने के लिए, फिर घर जाती। तो आनंदीबेन बीजेपी के साथ इनडायरेक्ट जुड़ चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट शिक्षिका थी। उसके बाद हुआ है वो शिक्षिका थी। उसके बाद हुआ है कि एक दिन शंकर सिंह वाघेला जी ने कहा कि देखिए, एक शिक्षक होने के चल के कुछ शिक्षक बना, कोई एक मर्यादा में लोगों को तो आप पढ़ा सकती है, लेकिन आपको सही में देश की सेवा करना है तो राजनीति में आना चाहिए। आनंदीबेन पटेल को राजनीति में शंकर सिंह वाघेला लेकर आए। और उन दिनों में अकाल बहुत होता था, तो शंकर सिंह वाघेला ने कहा था ना कि सही में सेवा करने चलो मेरे साथ कच्छ में, कच्छ जाके देख कर आओ कि लोगों की स्थिति क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तब आनंदीबेन कच्छ गई और वहीं से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ, वो बीजेपी में एक्टिव हो गई। और उसके बाद बीजेपी का जो महिला विंग है उसको बनाने वाली कोई थी तो आनंदीबेन पटेल थी। सवर्ण मिडिल क्लास महिलाओं को राजनीति के साथ, बीजेपी के साथ जोड़ने वाली जो थी तो आनंदीबेन पटेल थी। 2012 में जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनमें सबसे सीनियर कोई थी तो आनंदीबेन पटेल थी। यही वजह रहा कि आनंदीबेन पटेल को सीएम बनाया गया। और जब नरेंद्र भाई जा रहे थे दिल्ली, तो वो वीडियो भी आप देख लेना कि उसके पहले बड़ा अधिवेशन हुआ असेंबली में। जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री, जितने भी विपक्ष के अध्यक्ष, सब लोगों को विधानसभा में एक स्पेशल दिन का सेशन रखा गया। सब लोग इकट्ठा हुए, बीजेपी, कांग्रेस, इवन शंकर सिंह वाघेला भी, हर कोई वहां फ्लोर पर आया, नरेंद्र भाई को आदर से छोड़ने गया। हर किसी ने बयान दिए, यहाँ तक कि अभी आप जो देख रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वो संकेत नरेंद्र भाई ने उन दिनों में दिए थे। उन दिनों में बोलते थे कि कांग्रेस का लीडर अच्छा है, वो मुझे बोलता है कि आप दिल्ली जाओगे तो मैं आपके यहाँ कॉफी पीने आना चाहता हूँ, तो संकेत देते थे नरेंद्र भाई। जिस प्रकार से 2012 चुनाव के पहले चुनाव के वक्त संकेत देते थे मैं दिल्ली जाऊंगा, इसी प्रकार से कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ आएंगे, वो संकेत नरेंद्र भाई तब देते थे। अब आनंदीबेन सीएम बन चुकी थी, नरेंद्र भाई दिल्ली गए, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात के लिए तो तब से डबल इंजन की सरकार बन चुकी थी। आनंदीबेन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आप गुजरात के किसी भी अफसर को पूछोगे, किसी भी पॉलिटिशियन को पूछोगे, कांग्रेस बीजेपी सबको, कि उनके अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट लेडी है, बहुत स्ट्रिक्ट। और वो क्योंकि उस दौर की लेडी थी जब लोग संकुचित सोच रखते थे कि राजनीति में महिला कैसे। तो मैंने ही पूछा था और आनंदीबेन ने मुझे ऑन रिकॉर्ड बताया था कि मैं जानबूझकर, मैं जो दिखती हूँ वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानबूझकर मेरा चेहरा जो है वो हार्ड रखना पड़ता है क्योंकि मैं महिला हूँ। और उस दौर में वो राजनीति में आई थी। अब सीएम बन चुकी थी, सरकार अच्छे से सरकार चला रही थी। हर कोई जानता था कि जो एक सोच होती थी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इवन केशुभाई के टाइम पे वो सोच थी, नरेंद्र भाई के टाइम पे तो लेकिन तब के अफसर ये भी बोलते थे कि डिसीजन पावर तो आनंदीबेन के जैसा अब तक किसी का नहीं रहा। लेकिन अगेन वो पाटीदार थी,
तो केशुभाई की जो जबान थी इसी प्रकार से होती थी, जो था मुंह पे बोल देती थी। कोई कार्यकर्ता गलत काम लेकर आया तो भी बोलते नहीं होगा, बाहर निकल। जो पॉलिटिकल स्मार्टनेस होती है, शार्पनेस होती है, वो नहीं थी। वो संगठन शक्ति जरूर थी, लेकिन वो राजनीति टिकाने के लिए किसी से कॉम्प्रोमाइज कर ले, किसी से मृदु होकर बात करे, कोई गलत काम लेकर आया तो बोल दे कि नहीं मैं करके दूंगी, वो आनंदीबेन पटेल नहीं थी। वो अब तक के बीजेपी के लीडर्स में सबसे ज्यादा तिखी लीडर रही, सच्ची लीडर रही, जो था मुंह पे बोलती थी। पटेल जाते थे तो भी भले पाटीदार थी, लेकिन गलत है तो बोल देते नहीं होगा। उसी दौरान आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। अब आरक्षण आंदोलन जो शुरू हुआ उसको शुरू करने वाले थे हार्दिक पटेल नहीं थे, एसपीजी करके ग्रुप था जो नॉर्थ गुजरात से कड़वा पाटीदार लोग जुड़े थे, उसमें जो हार्दिक भी कड़वा पाटीदार, लालजी भाई पटेल करके एसपीजी के अध्यक्ष हुआ करते थे। नितिन भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, जितने भी बीजेपी के पाटीदार नेता थे वो उनको बैक करते थे, क्योंकि वो संगठन बना था सोशल इश्यू को। पाटीदार की बच्ची बाहर जाकर शादी कर लेती थी, इस प्रकार के छोटे छोटे इश्यू होते थे। पाटीदार बच्चे नौकरी उनको कैसे दिलवाए, पाटीदार संगठनों को कैसे मजबूत करवाए, वही काम हुआ करता था। उसी दौरान कुछ सरकारी नौकरी के लिस्ट आए, ये कहीं छपा नहीं हो, कोई बोलेगा नहीं। उस लिस्ट में पाटीदारों के नाम कम होते थे, तो ये चर्चा शुरू होने लगी एसपीजी में, यार सरकारी नौकरी में तो हमारे बच्चों को मिलती ही नहीं, क्योंकि कुछ इस रिजर्वेशन में चले जाते हैं, कुछ इसमें चले जाते हैं। तहसीलदार का वो लिस्ट था नौकरी का, उसको लेकर वो सोच आगे बढ़ने लगी। आनंदीबेन के पास सब लोग गए, तो मैंने बताया कि आपकी जो बात है आप आपके संगठन के जरिए रखिए, सोचेंगे कि क्या होना चाहिए सवर्णों के लिए, इनजस्टिस होता है, क्योंकि सवर्ण भी तो गरीब होता है। बेसिकली ईबीसी जो है उसको सीट्स जो है वहीं से लगाए गए। तब आनंदीबेन ने भी सोचा नहीं होगा कि आरक्षण आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो जितने भी तहसील थे वो मेहसाना से शुरू हुआ। सबसे पहले कलोल करके है, अभी गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ रैली हुई, वहाँ स्कूटर रैली हुई। तहसीलदार को जाकर एक विज्ञापन दिया कि हमारी कम्युनिटी के साथ इसी प्रकार से इनजस्टिस होता है, उनकी सीटें आरक्षित रखी जाए, ये किया जाए, हमें न्याय दिया जाए। दूसरा जो था वो मानसा में हुआ, वो भी गांधीनगर में था। देखिए तय किया गया एसपीजी ने कि हर तहसील में एक ज्ञापन देंगे। कलोल से शुरुआत हुई, कलोल तहसीलदार के दफ्तर पर जाकर ज्ञापन दिया कि पाटीदारों को ये होना चाहिए, सवर्णों के लिए होना चाहिए। उसके बाद मानसा में हुआ। तब तक सब कुछ ठीक रहा, हार्दिक को कोई पहचानता भी नहीं था, एसपीजी सब कुछ कर रहा था। उसी दौरान विसनगर में, जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बड़ी रैली हुई और बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, जो भी हेल्थ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल सरकार में बने, ऋषिकेश पटेल। तो ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर काफी हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। तब बीजेपी और ये दोनों आमने सामने आ गए कि यह आंदोलन जो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी के विधायक का बवाल हुआ है। तब थोड़ा सा एसपीजी के जो लोग थे वो डिफेंसिव हुए कि हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमारे लोगों के खिलाफ तो खड़े नहीं हो रहे, हमारे लोग परेशान तो हो नहीं। उस दौर में हार्दिक का उदय हुआ। हार्दिक ने आरक्षण, पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नाम पे एक लेटर हेड छपवाया, और हार्दिक के साथ जितने भी थे, जो यूथ थे, जो एग्रेसिव थे, जो एसपीजी के जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे अलग थे। एसपीजी में पाटीदार के कुछ अफसर भी थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, वो बैक भी करते थे। तो धीरे धीरे एक अलग ग्रुप होने लगा, पाटीदार आरक्षण आंदोलन। हार्दिक पटेल ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में किया और ये बताया कि मैं भले एसपीजी न करे, हम लोग बीजापुर में करेंगे। और बीजापुर में बड़ी रैली होने के चल के, तब तक मीडिया भी कवर नहीं करता था, वो विसनगर वाला कवरेज हुआ, मीडिया में खबरें छपी, टेलीविजन पे आया, नेशनल मीडिया कवरेज नहीं करता था, क्योंकि तब किसी को बड़ा नहीं लगता था, नाम भी नहीं पता था। फिर उसके बाद में हार्दिक एक चेहरा बनने लगा। वो यूथ था, एग्रेशन था, तो कहीं पर भी डिबेट होती थी, लोग उसको बुलाते थे। एसपीजी के लोग नहीं आते थे, आता था। उसको तब तक मालूम नहीं था कि कोटा क्या है। मैंने उसका पहला इंटरव्यू किया है। संविधान में कितना कोटा है, किसके लिए कौन सा है, वो मालूम नहीं था।
लेकिन वो आंदोलन के साथ जुड़ चुका था, यूथ था, घूमने वाला बंदा था। अलग जगह पे यात्रा होने लगी, रैली होने लगी, मार्च होने लगी। बड़ी रैली हुई सूरत में। सूरत में अलग 7 या 8 ठिकानों से वरासा जो पाटीदारों का बेल्ट है वहाँ यात्राएं निकली और ड्रोन विजुअल आए। तब लोगों ने देखा कि कोई लिखता था कि 5 लाख पाटीदार आए, कोई लिखता था कि 8 लाख आए, 10 लाख, और सही में आए थे। फिर सोच बनी कि नहीं, अब इस आंदोलन के बड़े प्लेटफॉर्म पर लेके जाना है और अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पर 25 लाख लोगों की यात्रा करनी है। अब आनंदीबेन पटेल के खिलाफ पाटीदार होने लगे, और क्योंकि हार्दिक जो था वो नॉर्थ गुजरात से था, विरमगाम से था। मांडल जो थी, आनंदीबेन पहली बार चुनाव वहां से लड़ी थी, और क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो थे आनंदीबेन को बहन बोलते थे, यानी कि दीदी, सिस्टर बोलते थे, तो जो यूथ थे वो बुआ बोलने लगे। तो ये बोलने लगे लोग, बुआ की अक्ल ठिकाने पे लाएंगे। तो आनंदीबेन नहीं बोलते, फुईबा बोलते थे, बुआ जो फुई। तो आनंदीबेन पटेल जो थी वो पाटीदार के खिलाफ है, ऐसे एक मैसेज फैलने लगा और आरक्षण आंदोलन बड़ा हो गया। रिवर फ्रंट की जगह पे जीएमडीसी ग्राउंड पे सभा हुई। हार्दिक मंच पर आया क्योंकि एसपी जी पीछे हो गया था। हार्दिक बड़ा लीडर हो गया, टेलीविजन का फेस था, मीडिया का फेस था, उनकी जो भी कमेटी थी उसमें हार्दिक पटेल 25 साल से भी कम था, 22-23 साल का चुनाव लड़ने लगे। तो वो मंच पर आया, एक हीरो वाली इमेज बनी, लेकिन उसने जीत पकड़ी कि आनंदीबेन पटेल यहाँ आएगी। अच्छा, जितने भी लोगों को बुलाया गया था कि 2-3 दिन के कपड़े लेकर आना है, पहले से प्लान था। कम्युनिटी से बहुत पैसा आता था, बहुत लोग मदद करते थे, जितने भी लोग आते थे खुद के पैसे से आते थे, व्हीकल अपने आप लोग भी देते थे। यहाँ तक कि आनंदीबेन ने जितने भी टोल बूथ आते थे उसका तोल माफ कर दिए थे कि उनका तोल नहीं लेना है। ग्राउंड सरकार ने दिया था आरक्षण आंदोलन के लिए। जीएमडीसी का ग्राउंड अच्छे इंटेंशन के साथ कि साबरमती रिवर फ्रंट पे होगा, वहाँ पानी होगा, भगदड़ होगी तो जाना नहीं होगी। तो ग्राउंड गुजरात सरकार ने ग्राउंड दिया, कॉर्पोरेशन ने वो जगह दी। जीएमडीसी का ग्राउंड मुफ्त में दिया था सरकार के खिलाफ आंदोलन में, लेकिन हार्दिक ने जीत पकड़ी कि बहन यहाँ आएगी। पहले प्लानिंग ये था कि ये जाएगा कलेक्टर ऑफिस, वहाँ ज्ञापन देगा और यात्रा पूरी होगी। परमिशन भी इसी आधार पर मिली थी, लेकिन ये बंदा वापस आकर एक जिद पर बैठा, आनंदीबेन नहीं आएगी, बुआ नहीं आएगी, तब तक खड़े नहीं होगी। तो बाकी लोग निकल गए कि नहीं, ये गलत है। ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा 3000 लोग थे, शाम हो चुकी थी। हर कोई ये सोच बना रहा था कि आरक्षण आंदोलन का बाल मरण हुआ, मतलब बड़ा हो, उसके पहले मरण हो चुका। हर कोई ये सोच रहा था। खबरें इसी प्रकार से आने लगी, सब कुछ शांति से चल रहा था। थोड़े बहुत जाते वक्त थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी, पथराव वगैरह, ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी ये जिद थी। कोई अब तक ये नहीं समझ पाया बाद में क्या हुआ। हार्दिक को पुलिस वाले समझाने गए क्योंकि परमिशन जितनी बजे थी, अचानक लाइट बंद हो गई, हार्दिक को नीचे उतारा गया और एक मैसेज गया और फिर दंगे कर गए। दंगे गुजरात में बहुत सालों के बाद, और तब कुछ फायरिंग भी हुआ होगा, कुछ जो फिर तो पुलिस जैसे करती है वो करती है, जो भी हुआ, दोनों ही तरफ के लोग, और कोई समझ नहीं पाया सही में क्या हुआ था। उसके बाद तब के सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगे कि समझ लो कोई पाटीदार की कॉलोनी, वहाँ पुलिस जाकर पिटाई किया, तो वो गए, गाली गलौज के वीडियो होने लगे, तो एक आक्रोश बढ़ने लगा और आक्रोश की शिकार हुई आनंदीबेन पटेल। हर किसी को लगता था वह आनंदीबेन पटेल को हटाया जाएगा। आरक्षण आंदोलन को तोड़ने में थोड़े कामयाब होने लगे थे लोग। एक कमेटी बना दी गई थी, नितिन भाई पटेल जो थे वो रीढ़ की हड्डी थे, वो प्रयास करते थे कि नेक्स्ट आनंदीबेन के बाद जो भी थे पाटीदार के लीडर, नितिन भाई पटेल और बीजेपी के लीडर भी वो थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। ये लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले हो गए, अंदर गए, उनको तोड़ने का प्रयास हुआ, सब कुछ हुआ जो होता है हर आंदोलन को तोड़ने का। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन सबको लगता था कि आनंदीबेन पटेल को हटाया जाएगा। आनंदीबेन पटेल समझ चुकी थी, आनंदीबेन पटेल मेंटली तैयार थी, क्योंकि गुजरात की आयरन लेडी थी, गुजरात की राजनीति की आयरन लेडी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, तो तय कर चुकी थी कि मुझे जाना है, कभी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी थी। उसके पहले बयान भी आया था कि 75 के बाद रिटायरमेंट, हालांकि वो बयान ही था, कोई रूल्स रेगुलेशन तो था नहीं। उसे आधार बना, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने, कि ऐसा आज होगा, लेकिन इसी न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी
क्योंकि उन 3 दिनों में, जब इस्तीफा दिया उसके 3 दिनों में आनंदीबेन पटेल ने ऐसे डिसीजन लिए थे जो इंडिकेशन देता था कि आनंदीबेन पटेल अब छोड़ रहे हैं। आनंदीबेन पटेल ने जितने भी तोलबूथ है स्टेट गवर्नमेंट के, उनका तोल माफ कर दिया, कोई कारण नहीं था। और उसकी घोषणा बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत रेवेन्यू लॉस था, और लोगों के लिए हीरो इमेज बनाने का, मतलब वोटर्स को अट्रैक्ट करने वाला डिसीजन था, लोगों के फेवरेट बनने का डिसीजन था, नायक बनने का डिसीजन था। फिर भी वो कहीं दूर दराज के इलाके में थी, वहां से उन्होंने घोषणा कर दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पब्लिक रैली में बोल दिया। दूसरे ही दिन वो तापी जिले में थी, और जितनी भी महिलाएं हैं जो आरक्षण में नहीं आती है, उनकी मेडिकल एजुकेशन की फी भरनी होगी तो सरकार भरेगी। बड़ा डिसीजन था, बर्डन वाला था, वो घोषित कर दिया। तब लगने लगा था कि बहन कुछ बड़ा कॉल लेने वाली। हम लोगों ने खबर बनाई थी, हम लोगों की भी वो हिम्मत नहीं होती थी कि इस्तीफा ही दे देगी। भाई इतने बड़े फैसले ले रही है तो या तो ये अगले सीएम के लिए चुनौतियां खड़ी करेंगी ये। क्योंकि वो सीधा बर्डन आ रहा था। तो हम लोगों ने तब एबीपी नेटवर्क की इसी चैनल ने खबर बनाई थी कि ये 6 डिसीजन है जो सोचने पर मजबूर करें कि बहन कोई बड़ा पॉलिटिकल निर्णय लेने जा रही है। हम लोगों ने 7 या 8 मिनट का न्यूज़ पेपर बनाया था जो प्राइम टाइम का था। तो अंदर कुछ लगने लगा था कि अब, लेकिन हम भी हिम्मत नहीं कर पा रहे एक सीएम, क्योंकि बीच में बातें आती थी जो अफवाह साबित होती थी। तो अब आप अफवाह को तो आवाज नहीं दे सकते थे। तो एक समझ आने लगी थी एक जर्नलिस्ट के नाते हर किसी को इस न्यूज रूम में, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर पैकेज बनाया था कि कुछ हो रहा है। सरप्राइजली खबर है कि आनंदीबेन ने मेल करके इस्तीफा दे दिया। तो हर कोई मेल तलाशने लगा कि आनंदीबेन का मेल कहाँ हुआ है। फिर पता चला कि फेसबुक पे डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है। तो वो जो इस्तीफा था वो सोशल मीडिया से, फेसबुक पे था वो पड़ा हुआ। तो वो लेकर हर किसी ने चलाया और आनंदीबेन उसकी सरकार में। अब नई सरकार बननी थी। हर किसी को लगने लगा था कि पाटीदार, क्योंकि सामने चुनाव आ रहा था 2017 का, 15-16 तो हो चुका था, आधी ढंग से ज्यादा वक्त गया था। तो अब हर किसी को लगना था पाटीदार को मौका देंगे। नितिन भाई और क्योंकि नितिन भाई पटेल स्वाभाविक तौर पे नजर आ रहे थे, वो आरक्षण आंदोलन को भी टैकल कर रहे थे। आंदोलन को डल करने के लिए, डाउन करने के लिए सवर्ण आयोग भी बना लिया था। ठीक है, कि कमेटी बनाई सवर्ण आयोग, सबके अभिप्राय लेते थे। ईबीसी वाला जो है विकर सेक्शन के लिए, उसका भी सब कुछ प्लानिंग चल रहा था। तो लगा कि नितिन भाई होंगे। नितिन भाई को भी ये लगने लगा था कि भाई, तो हमारी चैनल समेत जितने भी मीडिया हाउस है, नितिन भाई का अहमदाबाद में घर है, वहां गए। सुबह में हर किसी का नितिन भाई ने इंटरव्यू किया और किसी का नहीं किया। नितिन भाई ये तो नहीं बोले कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, लेकिन हम लोग भी एक स्मार्टली सब हर पूछता है, इसी प्रकार से पूछते थे कि नितिन भाई आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप क्या करना चाहोगे, और इसी अंदाज में नितिन भाई जवाब देते थे। रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह पे ये था। उसी दिन पार्टी की मीटिंग थी, तो पार्टी की मीटिंग कमलम में थी, शायद 1:30 या 2 बजे का वक्त था। हम लोगों ने नितिन भाई के यहाँ एक रिपोर्टर को तैनात किया था। एक रिपोर्टर अमित भाई शाह को फॉलो कर रहा था, क्योंकि उस दिन अमित भाई शाह, नितिन गडकरी और एक पर्यवेक्षक वो आने वाले थे। तो हम लोग अमित भाई शाह को फॉलो कर रहे थे कि नितिन भाई यहाँ से निकलेंगे। तो नितिन भाई को हम ट्रैक कर पा रहे थे। वो गए, अपने दफ्तर गए, जो भी पेंडिंग फाइल थी उसको क्लियर किया। अमित भाई को फॉलो करते करते, क्योंकि उनके पास तो पायलटिंग था, तो जो एसजी हाईवे है जो अहमदाबाद से गांधीनगर जाता है, वहां से बीच में कहीं मुड़ गए। तो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। बाद में पता चला कि वो सर्किट हाउस गए थे, शाहीबाग सर्किट हाउस। वहां पर नितिन गडकरी भी आए, अमित भाई भी आए, विजय भाई रिपोर्टिंग को भी बुलाया गया। तो जब पता चला तो कैमरामैन सब पहुंच चुके थे, वो विजुअल थोड़े से मिले, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ। कमलम पे मीटिंग शुरू हो गया, विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। तो वहां से खबरें आना मुश्किल होता है। हर कोई बाहर था तो हर कोई खबर चलाने लगा कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। 1:30 या 2:30 बजे का जो वक्त दिया था, वो सच्चाई ये थी कि बैठक शुरू ही नहीं हुई थी। विधायक अंदर बैठे थे, देशभक्ति के गाने बज रहे थे। पास वाला जो कमरा था, वहां पर
अमित भाई थे, आनंदीबेन थी, गडकरी जी थे, और बहन को बोला गया कि आपके उत्तराधिकारी के तौर पर विजय भाई रूपाणी के नाम का प्रस्ताव है। तो बहन भड़क गई। बाहर बातें नहीं आई है, लेकिन हर कार्यकर्ता जानता है कि गुस्से होगी कि नहीं, नितिन भाई पटेल होने चाहिए, ऐसा करके बातें हुई। लेकिन पार्टी का कॉल था, और इस पार्टी में डिसिप्लिन के आधार पर सब कुछ होता है। फिर बोला गया कि सीएम विजय भाई होंगे, डेप्यूटी सीएम नितिन भाई होंगे, और प्रस्ताव आप रखेंगे। तो आनंदीबेन ने विजय भाई का प्रस्ताव रखा, नितिन भाई को। अब विजय भाई की भी स्टोरी देखिए। विजय भाई पुराने कार्यकर्ता थे, संघ के कार्यकर्ता थे, विद्यार्थी परिषद बर्मा में पैदा हुए थे, बर्मा में पैदा हुए थे, सब कुछ था। कॉर्पोरेटर बने, मेयर भी बने, ये अर्बन का जो बॉडी होता है, महानगर पालिका को जो फंडिंग करता है, उस बॉडी के चेयरमैन भी बने। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके जीवन में एक दौर आएगा, एक साल में सब कुछ बदलेगा। तकदीर देखिए, क्योंकि राजकोट वाली जो बैठक थी वो नरेंद्र भाई पहली बार वहां से जीते थे। उसके बाद नरेंद्र भाई मणिनगर से चुनाव लड़े, तो वो सिक्योर बैठक थी, वहां वजूभाई वाला जीते। वजूभाई वाला जो थे, उनको क्योंकि गवर्नर बना दिया था, पहले विधानसभा के मिनिस्टर थे, फिर अध्यक्ष थे, गवर्नर बना दिया था, तो बैठक खाली हुई। वो सीट खाली हुई, तो क्योंकि विजय भाई वहां से थे, तो विजय भाई को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिल गया, वो मिड टर्म बीच में मिल गया। अब विजय भाई विधायक बने, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन पाटीदार आंदोलन हुआ, तो उसको चल के पार्टी प्रेसिडेंट जो था आरसी फल्दू का उत्तराधिकारी, वो भी पाटीदारी बनाना था। तो जीतूभाई पटेल को, जीतूभाई वाघाणी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया उस टाइम। लेकिन आनंदीबेन पटेल की जब सरकार थी और उनको जब विधायक बनाया गया, पहली बार विधायक बने, विजय भाई रूपाणी पहली बार विधायक बने, उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट बनाने की बात आई, तो पहली बार विधायक बने, साथ में आनंदीबेन पटेल ने मिनिस्टर बनाए। आनंदीबेन पटेल की सरकार में वो मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के साथ साथ पार्टी प्रेसिडेंट बनाना था, तो उनको मौका मिल गया। जब एबीपी ग्रुप की एबीपी अस्मिता का लॉन्चिंग था, उसके दूसरे दिन उनको पार्टी प्रेसिडेंट घोषित करना था। हम लोगों को पता था, हम लोगों ने विजय भाई रूपाणी का पार्टी प्रेसिडेंट बन चुके इस प्रकार से इंटरव्यू भी कर लिया था कि कल पार्टी प्रेसिडेंट बने थे। वो एक दिल थे, वो मीडिया को जानते थे, मीडिया के साथ के विश्वास को भी जानते थे, तो उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया था कि वो पार्टी प्रेसिडेंट बने तो क्या करना चाहते हैं। तो विजय भाई का ग्रोथ जो है, लंबी इनिंग थी उनकी, उसको कोई डाउट नहीं, उनका परिश्रम भी था। लेकिन तब ऐसे बंदे को सीएम बनाना था जो पाटीदार या तो और कोई कम्युनिटी, बड़ी वोट बैंक कम्युनिटी के लिहाज से कहीं फिट ही नहीं होते थे। तो यही उनका प्लस पॉइंट साबित हुआ। जो अब तक राजनीति में वो होता था कि वोट बैंक से मैच करते हैं, जो बड़ी वोट बैंक है उनको सीएम बनाना है, उनको बड़ी पोजीशन देना है, तो वहीं पर वो सेट हुए, और वही उनका प्लस पॉइंट हुआ कि उनकी कम्युनिटी के वोट कम थे, तो विजय भाई को मौका मिल गया। और विजय भाई का रात तिलक हुआ, विजय भाई की सरकार बनी, नितिन भाई को नंबर 2 बनाया गया। केंद्र में ऊपर सरकार थी, सरकार सब कुछ अच्छी चलने लगी, सब कुछ था। 2017 का चुनाव आया, तो पार्टी ने धीरे धीरे विजय भाई को प्रोजेक्ट, सबको लगता था कि टेम्पररी है, जब चुनाव के बाद में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पार्टी ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था कि अगला चुनाव विजय रूपाणी के नेतृत्व में। और कठिन चुनाव था, क्योंकि पाटीदारों का आक्रोश जबरदस्त था। हार्दिक पटेल और जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति थी, वो ऊना वाला वो कांड हो ही चुका था, कांग्रेस को बैक करते थे। दलित वाला जो ऊना वाला कांड हो चुका था, जिग्नेश मेवाणी बड़े लीडर के तौर पे उभर रहे थे, वो निर्दलीय खड़े रहते थे। तब ये लग रहा था कि शायद फिर एक बार बीजेपी को मुश्किल होगा, लेकिन अमित भाई ने मोर्चा संभाला, कैंडिडेट इस प्रकार से किए, और जब नतीजे आए तो मुझे याद है कि जो रुझान आ रहे थे वो नेक टू नेक आ रहे थे। हाँ, नेक टू नेक आ रहे थे। मैं और 11 बजे का वक्त था कि एक टाइम पे 92 से आगे कांग्रेस हो चुकी थी, और हर किसी ने ब्रेकिंग चलाया था कि गुजरात में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। लेकिन उसके बाद जब
क्लियरिटी एंड आने रिजल्ट लगी। में बहुत और लेट काफी तक नतीजे आए भी थे और वो। काफी सीटें ऐसी थी जो कम हाँ, मार्जिन कम से मार्जिन जीते। से थे। और इंटरेस्टिंग ये था कि नितिन भाई जो थे सबसे लास्ट घोषणा हुई थी नितिन भाई पटेल की 182 में से महसाना असेंबली सीट जो है वहां से नितिन भाई को जीता हुआ घोषित किया हाँ। गया था। नितिन भाई आखिर में घोषित हुए। 99 आई, नहीं, बहुत टफ थी। तब फिर एक बार लगने लगा था कि शायद हो सकता है कि विजय भाई को फिर से मौका ना दिया जाए, लेकिन विजय भाई को मौका दिया।